नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडू मंथन में, जहां मंथन होता है विचारों का। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का इतिहास, भाषा, बोली और उपबोलियाँ। तो इसे जितना शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिंदी भाषा का इतिहास जो है वो हम इस 3 पैरामीटर पे चेक करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आर्य भाषा की स्थितियाँ क्या हैं, भाषा का नाम क्या है और ये किस समय पे प्रचलन में थी। तो प्राचीन आर्य भाषा, जिसको हम यूजुअली संस्कृत बोलते हैं, जिसका कालक्रम है 2000 से 5000 ईसा पूर्व। 2000 ये सबसे पहले आती है इसमें वैदिक संस्कृत, फिर आती है लौकिक संस्कृत, ये ऋग वैदिक पीरियड वाली, उसके बाद की समझ लो लेटर वैदिक पीरियड वाली संस्कृत। ये 2000 से 1000 ईसा पूर्व, ये 1000 से 500 ईसा पूर्व। देखो, ईसा पूर्व वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, तो एक बार छोटे से शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कैसे होता है। सपोज करिए ये टाइम लाइन, ठीक है। टाइम लाइन मतलब ये समय रेखा समझ लो। समय रेखा में ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इसको ज़ीरो मान लो। अगर इसके आगे बढ़ोगे तो ये पॉजिटिव में 1 2 3, पॉजिटिव में 1 2 3 4 स्टार्ट होगा, ये नेगेटिव में हो जाता है। तो नेगेटिव में 1 2 3 4। अब ये समझ लीजिए, ज़ीरो जो हम मानते हैं आज के हमारे पास जो टाइम लाइन हम यूज़ करते हैं ईसा पूर्व, उसमें ज़ीरो कहाँ मानते हैं, ईसा मसीह के जन्म वाले दिन को मानते हैं कि ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था वो हमारे लिए ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट है। तो हम जैसे आज 2025 चल रहा है, 24 जनवरी 2025, तो इस ज़ीरो वाली लाइन से 2025 तक यहाँ हम बढ़े हैं इस तरफ। और ईसा पूर्व का मतलब हुआ इस ज़ीरो वाले पॉइंट के पीछे की तरफ, यानी 2000 कहीं इधर आया होगा, 2000 से फिर 1000। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ईसा पूर्व में कोई डेट रखी गई है, सपोज़ 2000 यहाँ पे है और यहाँ पे 1000, तो पूछेगा कौन सी डेट ज़्यादा पहले है, तो ये 2000 बड़ा देख के मत बता दीजिएगा, 1000 बड़ा है, पहले आएगा मतलब। फिर इसके बाद हम देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा का मतलब है कि इसमें संक्रमण काल है। संक्रमण का क्या सीधे सीधे मतलब होता है कि कई सारी चीज़ें होंगी जो मिक्स हो रही होंगी, जिनका एक दूसरे में कोलिजन हो रहा होगा। तो इस दौरान हुआ क्या होगा कि जैसे संस्कृत भाषा, वैसे समझो एक लीनियर संस्कृत चली आ रही थी, संस्कृत चले आ रही है, ठीक है, संस्कृत चले आ रही है। अब संस्कृत ऐसे देखो चले आ रही है, तो अब इसमें क्या अलग अलग लाइन बटी संस्कृत से। एक तो संस्कृत प्रॉपर चल रही है अभी भी, इसके पैरेलल में निकल गई पाली, फिर इसी पाली से आगे बढ़ी तो प्राकृत बन गई इसकी। ये संस्कृत अभी भी चल रही है, प्राकृत बन गई। फिर ये ऐसा नहीं कि पाली बंद हो गई, पाली भी चल रही है, अभी भी पाली चल रही है, संस्कृत चल रही है, बंद नहीं हुई है। फिर पाली, प्राकृत, संस्कृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आएगा। अब इसकी भी समझ लो 2 ब्रांचेस हो गई, ये अभी भी चल रही, अपभ्रंश हो गया, अपभ्रंश यहाँ बन जाएगा। ये अभी भी ये चल रही प्राकृत, अच्छे से बनाता हूँ। एक सेकेंड, देखिए यहाँ से चल रही लाइन, ये संस्कृत चल रही है, संस्कृत, फिर ये संस्कृत आगे बढ़ी, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। सपोज एक तो संस्कृत खुद चल रही है, अब इसमें यहाँ ऊपर आ गई पाली, पाली आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड, पाली खुद चल रही है अभी भी। यहाँ देर पर प्राकृत आगे, इसके आगे प्राकृत आगे चल रही, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। 2 पार्ट मतलब एक नई भाषा इससे उभर के, जिसको बोलते हैं अपभ्रंश, ठीक है। अभी भी प्राकृत चल रही है आगे। ये इसकी टाइम लाइन धीरे धीरे जाके आगे समझाता हूँ कहाँ कैसे ख़त्म होगी। फिर ये अपभ्रंश भी आगे चल रही, अवहट्ट बन गई। अब ये अवहट्ट आगे जाके अलग अलग मागधी, अर्धमागधी और अलग अलग भाषाओं में टूटी। तो ऐसा नहीं कि प्राकृत खत्म हो गई,
जैसे अब संस्कृत आज भी हम यूज़ करते हैं ना, तो संस्कृत आज भी चलती आ रही, पाली प्राकृत बीच में आके कहीं बीच ख़त्म हो गई, तो ये ऐसे सीन है। अब आगे देखो, अब समझ में आएगा आपको समय रेखा। सेम चीज़ यहाँ पे हमने बताया, पहले वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत यानी ये जो संस्कृत है यहाँ से, इसमें समझ लो 2 पार्ट हुए थे पहले यहीं बीच में, एक वैदिक संस्कृत थी, एक लौकिक संस्कृत। तो उसका टाइम पीरियड था 2000 से 1000 ईसा पूर्व, मतलब इस समय तक की प्रोमिनेंट थी, उसके बाद ही कम होती चली गई, फिर 500 से 1000 से 500 ईसा पूर्व थी। पाली का जो टाइम पीरियड है वो 500 ईसा पूर्व से लेके ईसा संवत की शुरुआत तक, यानी जो ये मैंने बताया ना यहाँ पे 500 से इस 0 तक पाली चल रही थी, पाली का डोमिनेंस था। उसके बाद प्राकृत 0 से अगले 500 तक, यानी इस जगह से यहाँ अगले 500 तक, इस वाले अगले जगह तक प्राकृत है, इस वाले पीछे वाले जगह पे यहाँ पाली है। अगले 500 सालों तक प्राकृत का डोमिनेंस रहने वाला है। फिर अगले 500 से 1100 के बीच में, यानी 600 सालों तक अपभ्रंश का लगभग, ये टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, लगभग माना जाता है, अपभ्रंश का डोमिनेंस था। फिर अवहट्ट आया, 200 सालों तक माना जाता है अवहट्ट की इसका डोमिनेंस था। फिर आता है हमारा आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक का मतलब देखो, आधुनिक हम किस रेफरेंस पॉइंट से ले रहे हैं उस बेस पे आधुनिक मानते हैं। जैसे अब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, स्टार्टिंग कहाँ से की हमने, आर्य भाषा से, यानी वैदिक पीरियड, लगभग 2000 साल पुराने से, 2000 साल पुराने से कंपेयर करोगे तो 1000 जो है, ऐसे 2000 फिर 1000 फिर 0 फिर +1 करते हुए 1000 तक पहुँचे, लगभग 3000 सालों तक के टाइम पीरियड को आपने यहाँ तक अभी कर लिया। तो उस कंपैरिजन में ये आधुनिक है। अदरवाइज़ आप ये सोच सकते हो कि सर 1850 के बाद भी हम आधुनिक काल बोलते हैं, कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में आप ये समझते हो कि ये आधुनिक है या नहीं है। तो आधुनिक भाषा का मतलब यही है। पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, आसामी, बंगला, मैथिली, ये सब आधुनिक आर्य भाषा है, जिसके 4 कार्यखंड थे, आरंभिक हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन, आधुनिक काल की हिंदी। टाइम पीरियड इसका था 1800 से 1350, 1350 से 1850, और ये 1800 से आज तक चलती चली आ रही हिंदी। ये समझ लो हिंदी जो आज हम बोल रहे हैं, इसका शुरुआत हुई थी 1100 ईस्वी से, और उसको हम डिवाइड करते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। जो 1300 से 1350 से 1850 से, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भक्तिकाल और रीतिकाल। इसी समय डोमिनेंट था दोनों। ठीक है, अब आप ये समझ लो भाषा और भारत की भाषाएं और हिंदी। सपोज भाषा, टोटल भाषा का ले लो, भाषा को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, आर्य भाषा, अनार्य भाषा। आर्य भाषा में कौन कौन सी हैं जो आर्यों के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, तो यूरोप। आर्य भाषा का मतलब हम एक वो जो कॉन्सेप्ट है कि हम सेंट्रल एशिया से यहाँ आए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से, वैदिक पीरियड वाले लोग। तो इसमें 2 भाषाएं इस्तेमाल होती हैं, यूरोपीय, गैर यूरोपीय। गैर यूरोपीय का मतलब एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप एरियाज़ में बात बोली जाने वाली भाषाएं। तो इसमें आती है भारतीय, दरद, ईरानी। दरद में आ जाती है तिब्बत की, पामीर और कश्मीरी भाषा। और ईरानी भाषा कौन सी है, इस ईरान में जो बोली जाती है, अफ़गानिस्तान में बोली जाती है। भारतीय भाषा तो आपको पता ही है, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, आसामी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मैथिली। अनार्य भाषा कौन है, जो हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में बोली जाती हैं। एक द्रविड़ लैंग्वेज 4 लैंग्वेजेस आती हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। और जो नॉर्थ ईस्ट में हमारी बोली जाती है, मुंडा, कोल, ऑस्ट्रिया, संथाली, वो वाली लैंग्वेजेस हो जाती हैं हमारे अनार्य भाषा। अच्छा, अब आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि आर्य भाषा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, उपबोली किसे कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए हमें 3 बेसिक पैरामीटर पे इन्हें रखना होगा, और फिर एग्जांपल हम देखते हैं। पहला, भाषा किसे कहते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं, जिसका एक व्याकरण है, पर्टिकुलर फिक्स टेम्पलेट है कि हाँ इस चीज़ों को इस नियम के अनुसार ये बनाया जाता है, और हम जिसे बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि तीनों में टिक है, जिसका हम लिखित, व्याकरणिक और मौखिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। बोली क्या होती है, बोली को हम लिख तो सकते हैं कुछ लेवल तक, लेकिन इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। इसे बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं, लेकिन इसका कोई
फिक्स ग्रामर नहीं है कि इसको इसी तरीके से ही लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ब्रज भाषा, अवधी भाषा बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रही हैं। ब्रज में, अवधी में बहुत सारी चीज़ें, किताबें, रचनाएं लिखी गई, लेकिन इनका कोई फिक्स व्याकरण नहीं है। जिस तरीके से आप हिंदी के व्याकरण को पढ़ते हैं, संस्कृत के व्याकरण को पढ़ते हैं, ब्रज और अवधी के व्याकरण नहीं है। उपबोली क्या होती है? ऐसी भाषा जिसका ना तो लिखना पॉसिबल है, ना तो व्याकरण जिनका अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इसे बोलने में इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से इस्तेमाल होता है, इनका लिखित और व्याकरणिक रूप नहीं है। एग्जाम्पल, अंगिका, शकरपुरी एक उपबोली है जो भोजपुरी की ही एक सब पार्ट है। और उपभाषा क्या होती है? अगर कई सारी बोलियों का मिला लो तो उसे हम उपबोली कहते हैं, सॉरी उपभाषा कहते हैं। तो देखो आगे जो ये मैप बना हुआ है, इसे समझने के लिए आपको आसानी कैसे होगी, आप इसे इस बॉक्स के आधार पर समझिए। जिस पे ये बॉक्स बना है वो भाषा है, जिस पे सर्कल बना है वो उपभाषा है, जिस पे लाइन खींची है वो बोली है, और जिस पे डॉट 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 लाइन्स हैं उसे उपबोली कहते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ा कि हमें पता भी है कि संस्कृत पहले आई, फिर संस्कृत आगे बढ़ी तो वो प्राकृत बनी, फिर उसे अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश से ये इतनी सारी उनके पार्ट्स निकल गए। जैसे पहला मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शौर सैनी अपभ्रंश, खस महाराष्ट्री, राजस्थानी, वाचड़ अपभ्रंश। तो अब एक कॉमन सेंस आप सोचो कि अपभ्रंश से सबसे पहले मागधी अपभ्रंश क्यों आया। तो एक एग्जांपल जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, एग्जांपल में लॉजिक सोचो, आपने हिस्ट्री जब पढ़ा होगा, आईवीसी आया, आईवीसी के बाद आप क्या पढ़ते हो? वैदिक पीरियड पढ़ते हो, फिर लेटर वैदिक पीरियड पढ़ते हो, फिर 16 महाजनपदाज पढ़ते हो। तो अभी आप देखो ना, आईवीसी की जो लैंग्वेज थी वो हमें नहीं पता है। वैदिक पीरियड की क्या लैंग्वेज थी हमने अभी पढ़ ली, वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत। फिर इसका लेटर वैदिक में क्या था? लेटर वैदिक में लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। फिर आता है 16 महाजनपदाज, 16 महाजनपद जो हैं इनका विकास आता है। ये हिस्ट्री का कालक्रम है। अब इसी से समझो, 16 महाजनपदाज के बाद सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किसका आता है? मगध का। ठीक, जब मगध डोमिनेंट करेगा तो सीधी सी बात है, जो डोमिनेंट करेगा वो अपनी चीज़ें बढ़ाएगा, तो मगध की बोले जाने वाली भाषाओं पर ज़्यादा जोर मिलेगा, उन्हें पैसा मिल रहा है तो वो ग्रो करेंगी। जब मगध बढ़ेगा तो मगध क्षेत्र में ग्रोथ हुई, अब इसके आसपास भी तो ग्रोथ होगी। ग्रोथ ऐसे सर्कल में ही ग्रोथ होती है, बढ़ते 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 ये सर्कल में ही ऐसी चीज़ें ग्रोथ करती हैं। तो पैसा सेंटर पॉइंट मगध था तो मगध की चीज़ें बढ़ी। फिर अर्धमागधी यहाँ आ जाती है। अर्धमागधी के बाद आता है हमारा ये पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी ये आ जाती है, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। फिर ये आगे बढ़ती चली जाती है इस तरीके से। फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग माइग्रेट होते चले गए, उसके लोकल डायलेक्ट्स के साथ, लोकल वेरिएशंस के साथ चीज़ें ग्रोथ करती चली गई, बदलती चली गई। तो अब इसे पूरे डायग्राम को, पूरे बोली को आप मैप से समझेंगे तो बड़े आसानी से आपके दिमाग में छप जाएंगी। जैसे मागधी अपभ्रंश, इसमें 4 भाषाएँ हैं, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली। देखो ये इन चारों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है। बांग्ला, उड़िया, मैथिली, असमिया। असमिया यानी पूरी असम में लगभग बोली जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये मागधी है। तो ये तो मगध वाला एरिया यही था ना, मगध वाला क्षेत्र यही था, तो यहाँ तक तो ये आएगा ही डोमिनेंट। ठीक है, अब अर्धमागधी में क्या, मागधी के अंदर ही क्या क्या है? भोजपुरी, इसके एक बोलते हैं बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो ये भोजपुरी का मुख्य क्षेत्र है। अंगिका उपबोली है, इसी क्षेत्र में बोली जाती है, जिसे फिक्स स्टार्ट नहीं है, फिक्स क्षेत्र नहीं है। अर्धमागधी कौन सी है? पूर्वी हिंदी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। देखिए ये है अर्धमागधी। आप लोकेशन भी सोचते जाइएगा, ये मागधी, अर्धमागधी। ठीक है, फिर इसके बाद आती है शौर सैनी। शौर सैनी में 2 मुख्य भाषाएं हैं, पहली है पंजाबी, दूसरी है गुजराती।
सौर सेनी से ही एक अलग उप बोली निकली है जिसको बोलते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, ये रहा ब्रज क्षेत्र। खड़ी बोली, खड़ी बोली तो इस पूरे इलाके में बोली जाती है, इसमें भी गुजरात में भी थोड़ी बहुत, मध्य प्रदेश में। तो खड़ी बोली इधर भी है, हरियाणा में, बिहार में है, झारखंड में भी है। तो खड़ी बोली का बहुत बड़ा क्षेत्र है इस पूरे एरिया में, खड़ी बोली इधर भी बोली जाती है। हरियाणवी, हरियाणा के मुख्यतः सारे क्षेत्रों में बोली जाती है, यहाँ पे भी हरियाणवी की भी उपबोलियाँ हैं। बुंदेली, ये नीचे बुंदेलखंड वाले रीजन में बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौज वाले क्षेत्र में बोली जाती है। दक्षिणी हिंदी यहाँ पे बोली जाती है, हैदराबाद के पास में। फिर आता है पहाड़ी हिंदी, खस, खस अपभ्रंश से निकली पहाड़ी हिंदी, जिसमें बोलते हैं दो भाषाएं हैं, दो उपबोलियाँ हैं, दो बोलियाँ हैं, जिसको बोलते हैं कुमाऊनी गढ़वाली। तो ये पूरा उत्तराखंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो रीजन में, एक कुमाऊनी एक गढ़वाली। देख लो, ये रहा मैप उत्तराखंड का प्रॉपर। ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं कुमाऊनी, कुमाऊं, और ये आते हैं गढ़वाल में। महाराष्ट्री अपभ्रंश से एक ही बोली निकली जिसका नाम है मराठी। राजस्थानी अपभ्रंश से निकली जयपुरी, ढूंढानी इसको भी बोलते हैं, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये चार बोलियां निकली। और वाचा, सिंधी, वाचड़ से निकली सिंधी, सिंधी ये वाले। देखिए, नदियाँ, पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, सरहदें इन्हें कभी ना रोके। इसका मतलब ये है कि सिंधी अगर इंडिया के गुजरात वाले इस पार्ट में बोली जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडिया के बॉर्डर बन गया तो सिर्फ यहीं बोली जाएगी। जी नहीं सर, पाकिस्तान में भी बोली जाती है, राजस्थानी पाकिस्तान में भी बोली जाती है। जो पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया, वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है। तो सरहदें के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी भाषाएं, खान पान, रहना, ये सब चीज़ें, ज्योग्राफी नहीं बदल जाती। जैसे इस वाले एरिया में अगर आप कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाले पूरे एरिया में नेपाली का अच्छा खासा डोमिनेंस है। यहाँ हमारा ये सिक्किम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेपाली बोली जाती है, अच्छी खासी भाषा। ठीक है सर, आप लोग समझ गए। अब एक छोटी सी चीज़, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बताता हूँ। ये हमारा पैरामीटर है, जिस तरीके से हिंदी, संस्कृत, ये हिंदी भाषा का कह लो टाइमलाइन है। पहले संस्कृत आई, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, हिंदी। तो ऐसे समझ लो, अगर यहाँ पे संस्कृत 100% थी तो फिर ये 80 हो गई, ये 60 हो गई, ये 50%, ये 40, गिरते चली गई संस्कृत। बेसिकली यहाँ जाके संस्कृत लगभग नीचे आ गई और हिंदी का डोमिनेंस बढ़ गया 80%। सेम चीज़ यहाँ हिंदी थी ही नहीं, 0%। पाली आते ही हल्का हल्का विकास होना शुरू, एक एक वर्ड्स आने शुरू हुए। 40% यहाँ, 50% कैसे, एक का वर्ड का इस्तेमाल पहली बार यहाँ हुआ था और ये होता ही चला गया, ना का ना बनना शुरू हुआ। तो इस तरीके से विकास होता चला गया चीज़ों का, और यहाँ आके हिंदी का डोमिनेंस हो। हिंदी में आज बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें, ये हमने गुजराती से नागर अपभ्रंश लिया था। तो अगर आपको कभी क्वेश्चंस आ जाए इन सारे टैकल करने का, तो हिंदी और संस्कृत को छोड़ दो, इनके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। बट अगर इन 5 के लिए आपको हैंडल करना है तो आप सिंपल अपभ्रंश के क्वेश्चंस हैंडल करने की टेक्निक सीख लीजिए, अपभ्रंश के सारे पॉइंट्स रट लीजिए। अगर आपसे पाली प्राकृत पूछे तो उसमें 2-4 बातें कम कर दीजिएगा, और उससे अगर आपको अवहट और पुरानी हिंदी पूछे तो 2-4 बातें और बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मेन सेंटर पॉइंट यही है। जैसे आपको अगर सपोज़ दिल्ली से मुंबई जाना है तो बीच में एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, सपोज़ राजस्थान है, तो अब राजस्थान से आप यहाँ जाने के लिए एक्स्ट्रा कदम बढ़ाएंगे, यहाँ आने के लिए आप पीछे आएंगे। अगर आप यहाँ खड़ा हैं तो आपको यहाँ पीछे आना पड़ेगा, यहाँ है तो आगे जाना पड़ेगा। बस सेम चीज़ समझ लिया। अपभ्रंश आप खड़े हैं अपभ्रंश पे, और आपको अगर आगे का क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको 2 पॉइंट 4 पॉइंट आगे बढ़ा देना है, अगर पीछे जाना है तो इसे कम कर देना है। और वो जब आप इसकी आंसर्स क्वेश्चंस पढ़ोगे और इनमें हो रहे डेवलपमेंट्स को पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इनको कंपैरेटिव स्टडी करके ही पढ़िए, तभी ये चीज़ें याद रहेंगी, वरना फैक्ट्स रटते रहिए, नहीं याद होने वाला। ठीक है। अब अगर इस पूरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।